महान लोगों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बेस्ट हैं, ऊर्जावान हैं और लगातार अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। इसी कड़ी में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हम लोग का स्टॉक हेल्थ चेकअप की सीरीज है, इसमें हम लोग सबसे ज्वलंत मुद्दा लेकर आए हैं, जिसको 31 जनवरी को आप सभी लोग के पास थोड़ी थोड़ी उड़ती हुई न्यूज आई होगी पेटीएम के बारे में। ठीक है, जैसे ही पेटीएम की ऑफिशियली अनाउंसमेंट पेटीएम रात में 1:30 बजे अपने आप को अपडेट करता है, आरबीआई उसके लिए क्या कहते हैं ना, पेटीएम उसके पक्ष में अपनी क्या दलील रखता है, साथ ही साथ हमारे जो यूजर्स हैं जो पेटीएम करो उसका हिस्सा है, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ ही साथ हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं पेटीएम में, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन कौन सी सर्विसेज इम्पैक्टेड हुई हैं और कौन कौन सी सर्विसेज आज भी पेटीएम बड़ा स्मूथली चला सकता है। इन सब के बारे में पूरी जन्म कुंडली पेटीएम के बारे में बात करने के लिए हम और आप एक साथ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि मार्केट में एक यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर अलग ही लेवल पर सारी न्यूज़ेस उड़ रही हैं। अब ऐसा ना हो कि आप कोई गलत न्यूज के चक्कर में गलत डिसीजन ले लें और उससे आपका नुकसान हो जाए। तो पेटीएम से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज है, जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज है, उनके बारे में हम और आप जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बस आपको पूरी चीजों को बहुत ही स्मूथली समझना है। तो आज का पूरा विषय जो है वो पेटीएम पर स्टार्ट होगा और पेटीएम पर ए टू जेड हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि पेटीएम किस तरीके से काम कर रहा है, पेटीएम का क्या रोल है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। पहले बात को समझो कि हमने यहाँ पर कहा अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, यहाँ जितनी भी बात होगी वह सब ऑफिशियल पेज से होगी, जहां पर आपको ऑथेंटिसिटी समझ आए। तो यहाँ पर बात हो रही है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। आरबीआई ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा, पेटीएम वॉज बैंड फ्रॉम ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज। बात को समझो कि यहाँ पर जो पेटीएम का ना सारा जो गेम हो रहा है, जहां सारा जो न्यूज है वो किस पर बात हो रही है, बैंकिंग सर्विसेज पे। अब बात आती है कि पेटीएम की मदर कंपनी अलग है, सिस्टर कंपनी अलग है, तो ऐसा नहीं कि पेटीएम के पास सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज है ना, और भी सर्विसेज हैं। तो इसके लिए अभी हम लोग आगे पूरी इसकी जन्म कुंडली पर बात करेंगे, लेकिन आप ये समझिएगा कि टोटल ये जो न्यूज आपकी चल रही है दैट इज ऑल अबाउट द पेटीएम बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज हैज इंपैक्टेड, राइट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए बैंकिंग सर्विसेज, कस्टमर ड्यू टू नॉन कॉम्प्लियंसेस। कहने का मतलब है कि जो गाइडलाइंस होती है ना आरबीआई की, बैंक का बाप आरबीआई, सारे बैंक उसी के नियमानुसार चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप हमारे कॉम्प्लायंसेस को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से एंड कंटिन्यूड मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न इन द बैंक। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप हमारी कंप्लायंसेस को पूरा नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से जो है हम आपको बैन कर रहे हैं। लेकिन देखो, कोई भी चीज तो एक ही दिन में बैन हो नहीं जाती, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है ना। कभी ना कभी उनको किसी चीज को लेकर अल्टीमेटम दिया गया होगा, इससे पहले उनकी कुछ खामियां होंगी जो कि आरबीआई ने समझी होगी, उनको नोटिस किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी पेटीएम बैंकिंग सर्विसेज ने उसको बहुत ही सीरियसली नहीं लिया होगा, या तो अगर लिया होगा तो उसमें कुछ कमियां तो देखने को मिली होंगी। तो उसके पूरे हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे रिटेलर्स, हमारे शॉपकीपर्स, हमारे पेटीएम बैंकिंग, हमारा यूपीआई सेक्टर, हमारा वॉलेट सेक्टर, इवन फास्टैग जहां जहां ये देते थे, कुछ हमारे यूजर्स हैं जो पेटीएम बैंकिंग में अपना पैसा रखे हुए हैं, उनका क्या होगा, ये सारी चीजों के बारे में हम और आप यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको पूर्ण तरीके से पेटीएम से संबंधित सारी न्यूज ऑथेंटिसिटी के साथ आप तक पहुंच जाए। तो आपको समझ में आ गया कि ये जितना भी आज का किरदार है वो आरबीआई ने लगाया है, और किसके लिए लगाया है, पेटीएम के बैंकिंग सर्विसेज के लिए। ठीक है ना। अब इसकी थोड़ी सी जन्म कुंडली के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या सर्विसेज है और कैसे कैसे इंपैक्टेड हुई है, जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि आप कल से यूपीआई इसका बंद कर दें ये सोचकर, क्योंकि मार्केट में ये चीज का न्यूज थंबनेल पे चलने लग गया, यूपीआई लाइक। तो यहाँ पर मैंने उपस्थित होकर सिर्फ ये कहा कि चीजों को बड़ा क्रिस्टल क्लियर समझ जाओ ना, ऐसा ना हो कि आप उसी बहाव में कोई गलत न्यूज के चक्कर में आप कोई गलत स्टेप ले रहे हो।
तो सबसे पहले पेटीएम के बारे में समझ जाओ, इनकी थोड़ी सी जन्म कुंडली, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। 2009 में पेटीएम लॉन्च्ड, पेटीएम ने अपने आप को 2009 में इंट्रोड्यूस किया। 2012 में इनको गेटवे मिल गया। गेटवे का मतलब आप सब इससे पहले हमारे जियो वाले केस स्टडीज के बारे में देखे होंगे, तो वहां मैंने बताया था गेटवे एक एग्रीगेटर होता है जहां पे इसके माध्यम से लोग अपना पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे आप कोई शॉपकीपर के पास जाते हैं ना, जैसे आप लोग ऑनलाइन कोई परचेजिंग करते हैं, तो जिसके माध्यम से आप पैसे को लेन देन करते हैं, दैट इज गेटवे। तो 2012 में इन्होंने गेटवे लॉन्च किया। 2014 में इन्होंने वॉलेट लॉन्च किया, मतलब आप अपना पैसा इनके वॉलेट में रखकर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बार बार आपको उसके जैसे होता है ना, मान लीजिए कि आपके पास पेटीएम है, आपके पास फोन पे है, तो आपको बार बार अपने लिंक्ड बैंक से वहां पे ट्रांजेक्शन करना होता है। इन्होंने वॉलेट ही लॉन्च कर दी कि आप उसमें अपना एक वॉलेट की तरह पैसा रख दीजिए और बार बार आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर 2015 में इन्होंने क्यूआर कोड लॉन्च कर दिया, जहां पे आप देख रहे हैं हर जगह एक क्यूआर कोड आपको मिलता है, जहां से जिसके माध्यम से आप मर्चेंट के साथ या कहीं पर भी अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर पाते हैं, फुलफिल कर पाते हैं। वहीं पर 2017 में इनको पेटीएम बैंक एंड फास्टैग में भी घुसने का मौका मिला। सबसे बड़ा अचीवमेंट इनको फिनटेक कंपनी में, सबसे बड़ा अचीवमेंट इनको यहाँ पे मिला। किस तरह मिला? पहली ऐसी कंपनी बन रही थी जो कि बैंकिंग सर्विसेज में भी जाए थे, लेकिन देखो पूरी तरह से बैंकिंग नहीं थी, लेकिन लगभग लगभग बैंकिंग की तरह ये अपने आप को डिस्प्ले करने लग गई थी। और इनको हर तरीके से आरबीआई की तरफ से सारी चीजों को लेकर के कंफर्मेशन दिया गई थी, सारी चीजें ये बैंकिंग सेक्टर की तरह ऑपरेट करने लग गए थे। फास्टैग भी इन्होंने उसी समय ही लॉन्च किया 2017 में, और फास्टैग के लिए भी इनका एक अच्छा खासा, मेरे ख्याल से लगभग लगभग रफली अगर आप देखेंगे तो 15-17% का इन्होंने शेयर मार्केट में उठा रखा है। एक बार इसको जाकर क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। 2019 में इन्होंने साउंड बॉक्स था इनका, ये रेवोल्यूशनरी काम था, जहां पे इन्होंने क्या किया कि पेटीएम का साउंड बॉक्स लगा दिया। ठीक है ना, जैसे कई बार क्या होता था कि लोग क्यूआर कोड से पैसा तो जमा कर देते थे, लेकिन तब तक वो चीज दुकानदार एग्री नहीं करता था जब तक उनके पास मैसेज नहीं आ जाता था। कभी कभी मैसेज आने में डिले कर जाता था, तो उससे क्या हो रहा था कि एक ट्रस्ट फैक्टर जो है ना, वो हमारे और कस्टमर और दुकानदार के बीच में खराब हो रहा था। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। साउंड बॉक्स, इंस्टेंट साउंड बॉक्स में समझ आ गया कि पेटीएम के माध्यम से पैसा रिसीव किया गया। 2020 में इन सारी चीजों को इन्होंने मिला करके एक बास्केट के अंदर डाल दिया, मतलब ऑल इन वन सॉल्यूशन इन्होंने दे दिया कि भैया हमारे प्लेटफॉर्म पर फिनांस से जुड़ी हुई सारी चीजें एक बास्केट के अंदर हो जाता है। जैसे आप देख चुके हैं, सारी चीजें आपने देख लिया कि पेटीएम लॉन्च कब हुई, वॉलेट कब हुआ, और यूपीआई में कब आए, कैसे बैंकिंग सेक्टर में है, सारी चीजें इन्होंने वहां पे लॉन्च कर दिया। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में हम लोग जान ले कि इनके ऊपर देखो, मार्केट में कह रहे हैं पेटीएम पर पूरा, ठीक है ना, पूरा पेटीएम बैन। माय डियर, इसी चीज को समझने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर कहते हैं कि पेटीएम पूरी तरह से बैन नहीं है। पेटीएम की एक कंपनी है, मदर कंपनी, जो पेरेंट कंपनी है वो है 190 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक है ना, OCL 190 कम्युनिकेशन लिमिटेड। इसके ऊपर आरबीआई ने सारी बातें करी। मेरी बात को फिर समझिएगा कि यहाँ पर कहा है पेरेंट कंपनी, और इनकी पेरेंट कंपनी क्या है? 190 कम्युनिकेशन लिमिटेड। इसका एक चाइल्ड कंपनी है, दैट इज नोन एज पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, पीपीबीएल। सारा काम किस पर हो रहा है? पीपीबीएल। इनकी और सर्विसेज क्या है बैंकिंग के अंदर? सेविंग्स देते हैं, करंट अकाउंट्स खोल रहे हैं, और फास्टैग दे रहे हैं, यूपीआई दे रहे हैं। मतलब इसके अंदर ये क्या क्या काम सर्विसेज कर रहे हैं? सेविंग्स दे रहे हैं, करंट अकाउंट खोल रहे हैं, फास्टैग लगा रहे हैं, और यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। राइट, यहां पर बात समझ आ गई, पेरेंट कंपनी समझ आ गई, इसकी चाइल्ड कंपनी समझ में आ गई। साफ साफ अगर आप जा करके आरबीआई की वेबसाइट पर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 190 कम्युनिकेशन लिमिटेड, और सारा गेम जो हो रहा है वो हो रहा है पेमेंट बैंकिंग सर्विसेज। राइट, यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर है ना, सिर्फ और सिर्फ इस पर बात हो रही है। चलिए, पेमेंट बैंकिंग से जुड़ा हुआ क्या इनके ऊपर आरबीआई ने बातचीत किया है, थोड़ा सा इसको बहुत सीरियस होकर के समझ लीजिए। यहाँ पर पेमेंट से जुड़ा हुआ आरबीआई इनको कहता है कि द आरबीआई लेटेस्ट ऑर्डर ऑन जनवरी 31, 2024, 2024 में 31 जनवरी को आरबीआई ने इनके ऊपर क्या कहा? सेट अ थ्रो एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ पेमेंट
रिवील। देखो पहले इस चीज को समझो कि इन्होंने कहा क्या। इन्होंने कुछ निर्देश दिए थे, अभी मैं आगे आपको बताता हूं कि एक ही दिन में पेटीएम को बैन करना नहीं हुआ है। इससे पहले की स्टोरीज हैं और लगातार उसको या तो पेटीएम ने अवॉइड किया, या तो सीरियस नहीं लिया, या उनके लगाए गए एलिगेशंस को या उनके द्वारा दिए गए नोटिस को उन्होंने सही तरीके से आंसर नहीं किया। और इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने 31 जनवरी 2024 को देखने को मिल गया। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, परसिस्टेंट नॉन कॉम्प्लियंसेस एंड कॉन्टिन्यूड मटेरियल सर्विसेज कंसर्न इन द बैंक। मतलब इन्होंने कहा था, अभी आगे मैं पूरा चीज बताऊंगा, इन्होंने इनको साफ शब्दों में कहा था कि देखो भाई, अपना जो है ना ऑडिट करने का तरीका, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम टैक्स का थोड़ा इसको ठीक कर लो, कस्टमर के केवाईसी से जुड़ी हुई चीजों को थोड़ा सा ठीक कर लो। इन्होंने कहा कि कस्टमर एक्विजिशन को थोड़ा सा समझ लो, मतलब उनके कॉम्प्लियंसेस को पूरा कर लो। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको सही या तो अवॉइड किया और उसको कंटिन्यू रखा। देखो नोटिस दी गई तो उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा, सारे ट्रांजेक्शन्स को उन्होंने कंटिन्यू रखा। इसकी वजह से इतना टफ डिसीजन 31 जनवरी 2024 को पेटीएम के खिलाफ लिया गया। ये क्या कहते हैं, द आरबीआई ऑल्सो ऑर्डर्ड, आरबीआई ने फिर से ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, सेटलमेंट। अब सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि इनका यूपीआई, अच्छा एक चीज समझिएगा, अभी मैं आपको पूरा पूरा डेटा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, लेकिन यहां समझिएगा, इन्होंने जो सेटलमेंट कहा है ना, वो कहाँ कहाँ है कि भैया अगर आपके बैंकिंग सेक्टर में, मतलब पेटीएम बैंक के अंदर या वॉलेट के अंदर ना, अगर किसी भी कस्टमर का पैसा रखा हुआ है तो आप उसे सेटल कर दीजिए। या तो अगर आपने कोई ऑफर्स किया है, जैसे आपने देखा है कई कूपन लॉन्च करते हैं, कई ऑफर्स लॉन्च करते हैं, कस्टमर एक्विजिशन के लिए कुछ अलग अलग वायदे करते हैं, तो इन्होंने कहा है वो सारी चीजों को सेटल कर दीजिए। ठीक है ना, सेटल का टाइम पीरियड भी दिया है, और लेकिन इन्होंने कहा है साफ शब्दों में कि सेटल कर दीजिए। जितने हमारे व्यूवर्स हैं, यूजर्स हैं, वो पैनिक ना हो ना। अगर उनका वहां पे पैसा है, जिसको आप अभी कह सकते हैं फंसा हुआ है, तो भी आप पेशेंस रखिए, क्योंकि उन्होंने उनको साफ साफ अपनी गाइडेंस में कहा है कि आप उसको सेटल कर दीजिए। ऑफ ऑल पाइपलाइन ट्रांजेक्शन, जो पाइपलाइन में ट्रांजेक्शन है अभी, जिसके लिए आप कमिटेड हैं, उस पूरे ट्रांजेक्शन को आप कंप्लीट कर दीजिए। एंड नोडल अकाउंट, और नोडल अकाउंट से जुड़ी हुई सारी चीजों को कंप्लीट कर लीजिए, टू बी कंप्लीटेड बाय March 15, 2024। मतलब लास्ट पीरियड क्या इन्होंने दिया है, 15 मार्च 2024 तक इनके पाइपलाइन में जितना भी सेटलमेंट है उसको आप कंप्लीटली क्लियर कर दीजिए। नो फर्दर ट्रांजेक्शन। और इसके बाद मतलब डेडलाइन क्या है, 29 फरवरी तो इनका है ही है, लेकिन 29 फरवरी के बाद इन्होंने 15 मार्च तक और हमको दिया हुआ है। 15 मार्च के बाद कहते हैं नो फर्दर ट्रांजेक्शन शैल बी परमिटेड। मतलब इनको किसी प्रकार का 15 मार्च के बाद कोई ऑपरेशनल ट्रांजेक्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इज इट फाइन? तो यहां पर आपको बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेमेंट बैंकिंग के लिए कि कहां से ये सारी जर्नी को आप समझेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इंपैक्टेड हुए हैं और कहां कहां हम लोग को थोड़ा सा सीरियस रहना है। कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 29 पेटीएम बैंक वुड नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट न्यू यूजर्स। कहने का मतलब है कि जैसे अभी मान लीजिए कि कुछ लोगों तक ये न्यूज अगर नहीं पहुंची है, तो बड़ी कंपनी है पेटीएम बैंकिंग, कोई छोटी कंपनी है नहीं, नोन कंपनी है, तो जो नए यूजर्स है ना, इट माइट बी कि उनको न्यूज नहीं पता होगी, तो भी वो पेटीएम बैंक में जाकर के अपने आप को एज ए यूजर साइन अप कर सकते हैं। तो इन्होंने ये चीज कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंकिंग वुड नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट न्यू यूजर्स। मतलब आप कोई न्यू यूजर्स को ऑनबोर्ड भी नहीं कर सकते। इज इट फाइन? फिर कहते हैं इफ यू आर नॉट ऑलरेडी यूजिंग पेटीएम बैंक यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अगर आप ऑलरेडी अभी आप पेटीएम बैंक का हिस्सा नहीं है, तो आप एक नया अकाउंट भी साइन अप नहीं कर सकते। इसको लेकर के भी सीधा सीधा गाइडलाइंस दे दी गई है। अ न्यू अकाउंट आफ्टर दिस डेट एग्जिस्टिंग यूजर्स वुड नॉट बी एबल टू यूज पेटीएम वॉलेट। फिर समझिएगा, जो एग्जिस्टिंग है वो क्या नहीं यूज कर सकते, वॉलेट नहीं यूज कर सकते, फास्टैग यूज नहीं कर सकते, और मोबिलिटी कार्ड नहीं यूज कर सकते। फिर से समझिएगा, ये नहीं कि अब आप पेटीएम बैंक आप यूज करते हैं या पेटीएम आपके पास क्यूआर कोड है या पेटीएम ऐप है, तो आप उसको क्यूआर के थ्रू पैसा
नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिएगा, जैसे ये पेटीएम बैंकिंग है तो इसके पास दो सर्विसेज हैं, ठीक। मान लेते हैं ये आपका ऐप है, अब इसके पास दो सर्विस है। एक कहता है भाई पेटीएम का बैंकिंग है, और एक जैसे आप देखते हैं ना अदर बैंकिंग, जैसे फोन पे में आप देखते हैं फोन पे के पास अपनी बैंकिंग नहीं है, वो क्या करता है आपके बैंक से लिंक्ड है ना। आप क्या देखते हैं वो आपके बैंक से लिंक्ड है, जो आपका अपना बैंक है, एसबीआई हो सकता है, एक्सिस हो सकता है ना, आईसीआईसीआई, जो भी बैंक है, एक्स वाई जेड जो भी बैंक है, वो क्या करता है फोन पे या गूगल पे या अन्य जितने भी एग्रीगेटर हैं इनके क्या साथ क्या करता है लिंक रहता है ना। तो एक तो इनके पास पेटीएम वाले पास क्या है अदर बैंक के साथ लिंकिंग का ऑप्शन है, दूसरा क्या है पेटीएम बैंक अपना खुद का है। तो इन्होंने सारी बैंकिंग कहां पे बैन लगाया है, यहाँ पे बैन लगाया है। लेकिन अगर पेटीएम ऐप जो है अन्य किसी बैंक के साथ लिंक है तो वो बिल्कुल पूरी तरह से ऑपरेशन में रहेगा। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग, मैंने क्या कहा, ये समझदारी का विषय है। ये नहीं कि अब आप ऐप ही पूरी तरह से आप कर, एज अ फिनटेक एग्रीगेटर जो आप अपना पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर पेटीएम ऐप अन्य किसी बैंकिंग से साथ लिंक है तो वह पूरी तरह से परफॉर्म करेगा, पैसे का लेन देन करेगा। लेकिन उसका अगर अपना पर्सनल बैंक उसके ऐप से लिंक्ड है तो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। बात तो क्लियर हो गया, बात समझ आई। यूपीआई काम करेगा, लेकिन किस तरीके से काम करेगा, इनकी अपनी पर्सनल बैंकिंग वहां लिंक नहीं होनी चाहिए, ये अदर बैंकिंग जैसे फोन पे गूगल पे सारे पे काम करते हैं उसी तरीके से एज अ पेमेंट एग्रीगेटर ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, यहाँ कहीं कोई दिक्कत इनके ऊपर नहीं है, ठीक है ना। फिर उन्होंने ये चीज कहा डेट, दिस इज बिकॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बैड द लिस्टेड फिनटेक पेमेंट बैंक फ्रॉम ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज आफ्टर फरवरी 2024 ना। ये आप देख रहे हैं ना 2024 2024 29 ऑफ फरवरी के बाद ये सारी सर्विसेज इनकी बंद हो जाएगी। कौन सी, वॉलेट की, फास्टैग की, कोई अदर मोबिलिटी कार्ड की, और बैंकिंग सेक्टर में मतलब इनके बैंक में यूजर्स का एक्विजिशन मतलब नया कस्टमर भी लेकर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। कोई डाउट हो तो पीछे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट से जुड़ी हुई कुछ न्यूज हम लोग समझ लेते हैं कि ये अनाउंसमेंट आपके कितने पक्ष में। अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट में क्या कहते हैं, कस्टमर कैन फ्रीली विड्रॉ फंड्स, मतलब ऐसा नहीं कि बैन किया गया तो उनके किसी भी ऑपरेशंस पे या उनके सिस्टम को बैन किया गया, नहीं, उनका सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल है, पूरी तरह से फंक्शनल है, और आपको कहा गया कि कस्टमर कैन फ्रीली विड्रॉ फंड्स, अपने फंड्स को पेटीएम बैंकिंग से या वॉलेट से बहुत इजीली वापस ले सकते हैं, ठीक है ना, विदाउट एनी लिमिटेशन। मतलब ये भी नहीं है कि आपको वहां पे एक लिमिट दे दी गई कि आज की डेट में जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप आज 20,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी लिमिटेशन भी नहीं है, पूरी तरह से कस्टमर को फ्री किया गया है। Although यद्यपि you would not be able to receive or send money from your account, लेकिन ऐसा नहीं है, आप वहां से अपना पैसा रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि आप अपना पैसा उसके माध्यम से ट्रांजेक्शन्स बंद हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि अब आप फिर से उसके अंदर अपना पैसा अगर डिपॉजिट के बारे में सोच रहे हैं तो वो बंद कर दिया गया है। यू कैन स्टिल एक्सेस एंड विड्रॉ द रिमेनिंग बैलेंस इन योर पेटीएम अकाउंट, और जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है ना जो उसमें बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी वजह से अभी अभी बंद हो जाती है तो भी आप अपना रिमेनिंग बैलेंस जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, किसी प्रकार से आपके ऊपर कोई भी परेशानी का मुद्दा नहीं है, ठीक। तो डर नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आप अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरीके से न्यूज देख लें और जो कि ऑथेंटिसिटी के पैरामीटर पर फिट नहीं है तो उससे आपको समस्या हो सकती है। इसीलिए मैं आप लोग के सामने पूरी जन्म कुंडली पेटीएम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। आरबीआई प्रेजेंट डायरेक्शंस टू द पीपीबीएल, हाँ अभी इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मदर कंपनी की बात कर चुके हैं, सिस्टर कंपनी बात कर चुके हैं। इसेंशियली मींस स्टॉप टू पीपीबीएल्स कोर एंड पॉपुलर सर्विसेज लाइक पेटीएम वॉलेट,
पेटीएम वॉलेट बंद कर दीजिए। पेटीएम यूपीआई, मैंने आपको यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दे दिए हैं। पेटीएम यूपीआई का मतलब जो आपके बैंकिंग से लिंक है, ठीक ना, पेटीएम बैंक से डायरेक्ट जो लिंक है, ठीक। एंड बिल पेमेंट, किसी प्रकार का बिल पेमेंट सर्विसेज फॉर मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विद इफेक्ट फ्रॉम 29 February 2024, and PPBL will only be able to provide merchant service। देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इनको ये चीज को लेकर के अनुमति आज भी है, क्यों? क्योंकि इनका सारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है ना आरबीआई का, उन्होंने सारा बैन जो लगाया ना वो सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज पे लगाया। किस किस सर्विसेज पे? बैंकिंग सर्विसेज पे। तो मर्चेंट सर्विसेज जैसे अदर प्लेटफॉर्म्स है, गूगल पे है, फोन पे है, भारत पे है, या जो भी है, तो जैसे वो आपको एग्रीगेटर के रूप में यूपीआई ट्रांजैक्शंस मर्चेंट के लिए कर रहा है, वैसे आपको भी अनुमति है कि आप अपने उस गेटवे के थ्रू अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। मर्चेंट सर्विसेज एंड इट्स ऐप फ्रॉम 1/3/2024, मतलब 1 मार्च 2024, सेट प्रिया धनकर, सीनियर एसोसिएट्स एसकेबी लॉ ऑफिसर। मैंने आप लोग को ये चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर बताया कि इनके कौन कौन से सर्विसेज बंद हुए हैं, कौन कौन से सर्विसेज। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि पेटीएम बैंकिंग से जुड़ा हुआ ही सारा चीज इनका बंद हुआ है, लेकिन अगर आप एक क्यूआर कोड से पैसा देने लेने की प्रक्रिया करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी इनके ऊपर कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं, या जो हम उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनको क्या होगा, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो देखो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि शेयर्स होल्डर हो चाहे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि पेटीएम पर डायरेक्ट आज के आज ही रातों रात डिसीजन नहीं लिया गया। अब उसकी स्टोरी को भी मैं क्लियर करता हूं। इससे पहले इनको कई बार नोटिस दी जा चुकी है, इससे पहले इनको कई बार इस चीज को लेकर के चेतावनी जारी की जा चुकी है, लेकिन किस कारण से पेटीएम ने इसको सीरियस नहीं लिया, या किस कारण से इन्होंने इसको अवॉइड किया, या किस तरीके से उन्होंने इस कम्युनिकेशन को मिसलीड किया, क्योंकि उनको साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि आप अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करिए, आप अपनी ऑडिट को ठीक करिए, आप अपने न्यू कस्टमर एक्विजिशंस को ठीक करिए, आप आरबीआई की गाइडलाइंस एंड इसको रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरी तरह से प्रॉपर कॉम्प्लायंस इसको फुलफिल करिए। लेकिन अब किस वजह से पेटीएम ने ऐसा नहीं किया, इसका तो खुलासा पेटीएम ही करेगी। लेकिन रात 1:30 बजे पेटीएम ने अपनी सफाई में कुछ चीजें कही हैं, और सफाई में जो चीज कही है मैंने आपको बता दी है। उन्होंने कहा कि हम पर जो भी चीजें लगाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेटीएम बैंकिंग सर्विसेज में लगाई गई हैं, जबकि ये सारी सर्विसेज जैसे यूपीआई, मर्चेंट के साथ ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें हमारी आज भी सही तरीके से प्रॉपर फंक्शनल है। हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये पेटीएम की ऑफिशियल लेटर 1:30 बजे आप लोग को मिला। अगर आप लोग चाहें उसको पढ़ना तो उसको भी जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि पेटीएम के शेयर होल्डर का क्या होगा। तो मैं यहाँ पर स्टोरी को थोड़ा सा समझाता हूँ कि इससे पहले अगर आप देख रहे होंगे ना, तो जब से आरबीआई ने इनको गाइडलाइंस ना पालन करने के लिए नोटिस देना शुरू किया ना, उसी समय से फॉरेन इन्वेस्टर्स और डीआईआईज बहुत सीरियस हो गए, और मोस्ट ऑफ द एफआईआईज ने उसी समय अपना लॉस में, मेरी बात फिर से समझिएगा, पेटीएम बैंकिंग सेक्टर में लॉस में एफआईआईज ने अपने आप को बुक किया। इवन मैं आपको एक बात और बताता हूं कि आपने अगर दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में सुना होगा तो वॉरेन बफेट जी का भी इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था, जिनको उन्होंने इस गाइडलाइंस को ना पालन करने के बाद जो इनके ऊपर फिर से नोटिस हुआ था ना, उसके बाद उन्होंने भी अपने आप को इसमें एक थोड़ी सी उछाल के बाद अपने आप को स्क्वायर ऑफ किया, उन्होंने भी अपनी पोजीशन को कट किया। क्या आपको ये सोचने का विषय नहीं है कि एक छोटी सी चेतावनी के बाद एफआईआईज की कितनी पैनी नजर थी, डीआईआईज की कितनी पैनी नजर थी, और उन्होंने लॉस में अपने आप को बुक किया और बाहर हो गए। तो लॉस में बुक होने का मतलब कि और लॉस से तो बच गए ना, तो उन्होंने अपने आप को स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं माय डियर, जो यहाँ पर एफआईआईज की बात कर लें या डीआईआईज की बात कर लें, तो जो एफआईआईज है ना, ये डीआईआईज है ना, इनका जो बात करा जाए तो इन्होंने तो अपने आप को लॉस में बुक कर लिया ना।
ये अपने आप के क्षेत्र को छोड़कर के बहुत पहले ही भाग गए। तो जो लोग अभी भी बचे हुए हैं, तो नो डाउट शुरू से ही अगर आप इसका बैकग्राउंड देखेंगे, इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, इसके हिस्टोरिकल डेटा को चेक करेंगे ना, तो लगातार इनके शेयर्स में हमेशा गिरावट आती ही गई है, आती ही गई है, लोगों ने लॉस ही बुक किया है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर और सीरियस बताता हूँ, मैं किसी भी ब्रोकरेज फर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी लोग नो डाउट उसके साथ अगर सीरियस हैं, अलग अलग जगहों से अपडेटेड हैं, तो फिर मैं 110% आपको जानता हूं कि आप ये चीज जानते होंगे कि दो चार फॉर्म्स जो बड़े बड़े फॉर्म्स हैं ना, उन्होंने पेटीएम को लेकर के अभी 15 दिन पहले बोला 1000 का टारगेट। सोचिए आप, ब्रोकरेज हाउसेस ने बोला 1000 का टारगेट, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो बेचारे इस दुनिया से थोड़ा अनजान है, या कह लीजिए एजुकेशनल उनका बैकग्राउंड ये नहीं है ना, वो क्या करते हैं कि सीधा उस चीजों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। और वहां पे मैं आपसे कहता हूं कि नो डाउट आप जो कर रहे हैं अपनी बुद्धि समझदारी से अच्छा कर ही रहे होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सुझाव देना चाहता हूँ ना कि जो ब्रोकरेज हाउसेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड न्यूज के माध्यम से अपने लेवल्स को घटाते और बढ़ाते रहते हैं। अब 1000 का टारगेट सोच के अगर आप एंट्री कर जाते हैं, और अचानक से आज की न्यूज देखने के बाद उसी ब्रोकरेज हाउस ने उसका टारगेट 500 रुपीज कर दिया। अब सोचिए उस इन्वेस्टर्स पे क्या गुजरी होगी जो 15 दिन पहले 1000 का टारगेट सोच करके एंट्री करता है, और फिर इस न्यूज के बाद 500। और साथ ही साथ एक डरावनी बात यहाँ ये है कि अभी तो वो निकला ही है, 500 टारगेट डन ही किया गया है, लेकिन पेटीएम ने खुद ही अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि साहब इस न्यूज के बाद मेरे शेयर्स में, मेरी कंपनी के मदर कंपनी में 500 करोड़ प्लस, 500 करोड़ प्लस का हम नेट लॉस करने वाले हैं। अब आप सोचिए, तो इसका मतलब आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं ना कि थोड़ा सा ना इसके बारे में सीरियस होकर ना एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, और आप कभी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए, दो चीजों पर इन्वेस्ट करिए, कंपनी के मॉड्यूल पर इन्वेस्ट करिए, कंपनी के फाउंडर पर इन्वेस्ट करिए, दो जगह पे। कंपनी का जब आप मॉड्यूल समझकर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो लॉस की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और दूसरा, ऑथेंटिक जानकारी के साथ अपने लर्निंग्स पर काम करिए, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह बेहतर रिजल्ट यहाँ से पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, पाईआईज बता दिया भाई साहब, डीआईआईज बता दिया, और जितने स्टॉक होल्डर हैं मैं उनको अपनी संवेदनाएं दे सकता हूँ, क्योंकि लॉस तो शुरुआत से इनके पास में रहा है, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ये अदर बैंक प्लस यूपीआई मैंने आपको बता दिया कि जो रिटेलर्स हैं, जो हम और आप हैं, वो अभी भी कुछ बैंकिंग सेक्टर तो बंद हो गया उनका, लेकिन आप चाहें तो उनके ऐप पर आज भी अपने आप को एग्जिस्टिंग कस्टमर की तरह रख सकते हैं, और यूपीआई के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से अपने पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बशर्ते शर्त यह है कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म उनका होगा, लेकिन जो बैंक लिंक होगा यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए, वो कोई अदर एग्जिस्टिंग बैंक होना चाहिए, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, एक्सवाईजेड कोई भी बैंक है, एक बैंक को छोड़कर, वो है पेटीएम बैंकिंग सर्विसेज। तो आप यहाँ पर इस तरीके से अपने आप को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई चैलेंजेस नहीं है। अब बात आती है कि भाई रीजन क्या है, क्यों पेटीएम को रातों रात 31 जनवरी को ये इतनी बड़ी चीजों से गुजरना पड़ रहा है। तो ये बात स्टोरी है ना मार्च 2022 की, ये स्टोरी मार्च 2022 से शुरू हो गई थी, और उसी के बाद 2023 में एफआईआईज और डीआईआईज ने लॉस में अपने आप को बुक कर लिया था। क्यों? क्योंकि लगातार वो इस चीज को देख रहे थे कि पेटीएम वाज नॉट सीरियस अबाउट इट ना, और जबकि वो आरबीआई की चीजों को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो यह तो भाई एक गलत बात तो है ही है। मार्च 2022 में उनको आरबीआई ने कहा न्यू कस्टमर एक्विजिशन बंद कर दीजिए, केवाईसी आपका 100 मिलियन से ऊपर है, अभी के अभी आप इसको बंद करिए, पहले आकर के जो हमने आपको नोटिस दिया है उसकी सफाई दीजिए। तो इन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, उसके लिए उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आरबीआई को बताया भी, लेकिन उसके बावजूद भी क्लियर ना होना, मतलब दोनों पक्ष से सारी चीजें क्लीन चिट ना मिलने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि कस्टमर एक्विजिशन को बंद नहीं किया, और टेबल के नीचे से कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, अब ये तो वही जानते हैं, लेकिन वह लगातार कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर की ऑनबोर्डिंग करते रहे। पहला तो ये कॉम्प्लायंस जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी उन्होंने इसको तोड़ा, तो जिम्मेदारी तो
पेटीएम बैंकिंग की बनती है। दूसरा उन्होंने कहा देखो भाई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको बिल्ड करो, आईटी ऑडिट्स को इंप्रूव करो, अपॉइंट करो कि इंटरनल ऑडिट हो अच्छी हो सके, एक्सटर्नल ऑडिट अच्छी हो सके, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग करो और इम्प्रोवाइज करो। जब तक आप इसको अच्छा नहीं करते हो तब तक आप आगे इस तरीके के कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑडिट में इनको थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स वहां दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आईटी ऑडिट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मजबूत नहीं किया, दोनों के बीच सही सामंजस्य नहीं बैठा। इसकी वजह से इनको फिर से नोटिस हुई और इसके बावजूद इन्होंने इसको क्यों अवॉइड किया, वी आर नॉट सीरियस, वी आर नॉट डन अबाउट इट, हम इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, सीरियसली हमने इस चीज को फाइंड भी करने की कोशिश की लेकिन हमें जानकारी पूरी नहीं मिली। फिर कहता है आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये पूरा मुद्दा ही कुल मिलाकर के आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी गाइडलाइंस, उनके कॉम्प्रिहेंशंस को पूरा ना करने के लिए ही है। और ये रीजन ना बहुत सॉलिड रीजन थे जो कि मार्च 2022 से ही शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आरबीआई ने इसको पूरी तरीके से क्यों नहीं जवाब दिया या क्यों इसको फुलफिल नहीं किया, ये तो आरबीआई ही सॉरी ये तो आपका पेटीएम बैंक ही जानता है। यूजर्स एंड शेयर होल्डर्स का क्या होगा, तो यूजर्स एंड शेयर होल्डर्स का क्या होगा कि एफआईआईज डीआईआईज ने अपने लॉस में अपने आप को प्रॉफिट बुक कर लिया है और जितने लोग अभी वहां पर बने हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को ना किसी प्रकार से एग्जिट के लिए सलाह देता हूं, ना किसी तरीके से खरीदने के लिए सलाह देता हूं। मैं एजुकेशन के पर्पज से सिर्फ और सिर्फ आपको ये वीडियो बता रहा हूं, लेकिन पेटीएम करो की जगह मैं कहूंगा पेटीएम ना करो ना, बस इतना ही साफ शब्दों में आपको बताना चाहूंगा, लेकिन मैं किसी प्रकार का आपको सलाह नहीं देता हूं। सिंपल है, जब एफआईआई हट गया, डीआईआई हट गया, कंपनी ने खुद कहता है कि इसके बाद भैया हम 500 से ज्यादा करोड़ का लॉस करने वाले हैं, तो पता नहीं आप किस चीज का ही इंतजार कर रहे हैं, भगवान आपको सद्बुद्धि देगा। रिटेलर्स कैन एंजॉय बाय द 29 फरवरी, मतलब रिटेलर्स के लिए ऐसा कोई सब विषय नहीं है, क्यों, क्योंकि रिटेलर्स को, कस्टमर को, हम लोगों को पूरी तरीके से फ्री रखा गया है कि भैया आपका जो पैसा है उसको निकाल लीजिए, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको निकाल लीजिए, वॉलेट में कुछ है तो उसको निकाल लीजिए, पाइपलाइन में अगर कोई उनकी तरफ से ऑफर रखा हुआ है तो उसको उन्होंने डेट दे ही दिया है कि उसको भी आप कंप्लीटली फुलफिल करिए ना। तो कुल मिलाकर के हमारा आपका कोई विषय लॉस नहीं है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर रिटेलर अपना पैसा पेटीएम में लगाए हुए हैं तो डेफिनेटली उनको लॉस उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ सकता है, लेकिन कोई छोटी कंपनी नहीं है। इसके बारे में फाउंडर्स कोई ना कोई बातचीत करेंगे। तो ये जो क्वार्टर है ये थोड़ा सा देखने और समझने का और रिसर्च करने का बिंदु है, तो इस पर बने रहिएगा सारा ट्रेडिंग स्कूल के साथ। नो डाउट जैसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो इससे जुड़े हुए कोई भी अपडेट्स आती हैं, न्यूज आती हैं, तो हम उसे फटाक से थोड़ा सा समय जो लगेगा ना वो ऑथेंटिक जानकारी को ढूंढने में लगेगा ना, तो हम फटाक से आप तक पहुंचेंगे और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार के लोग हैं, उन तक हम इससे जुड़ी हुई सारी खबर, सारी चीजें बताएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साइनिंग आउट।